फिर भी कल 10th के बच्चों का कुछ यहाँ पे प्रोग्राम था, मैं वहां पे अवेलेबल नहीं था। सो 10th एंड 12th दोनों के लिए एक ही लाइन है कि आप लोगों को कोई बहुत महान मोटिवेशनल स्पीकर आ जाए वो आपको मोटिवेट नहीं कर सकता, या फिर आपके बहुत अच्छे खास कलीग हो या दोस्त वो सब कोई मोटिवेट नहीं कर सकता। आप मोटिवेट होंगे तो खुद से कि मुझे ये करना है। इवन आप अपने पेरेंट्स के बारे में जब सोचेंगे तो ही आप मोटिवेट हो सकते हैं, या फिर जो भी आपके डियरेस्ट टीचर होंगे, जो भी आपके डियरेस्ट फैकल्टी होंगे, जब आप उनके बारे में सोचेंगे कि उसके बाद रिजल्ट हमारा जो भी आए XYZ, हमारा टीचर हमारे बारे में क्या सोचेगा, हमारे पेरेंट्स हमारे बारे में क्या सोचेंगे, तो ही आप मोटिवेट होंगे। तो आप बहुत बड़े मोटिवेशनल स्पीकर का वीडियो देख लो, कुछ भी देख लो, कोई मीनिंग नहीं है। और जैसे कि सर ने बताया, इट इज फॉर 10th एंड 12th बहुत स्टैंडर्ड्स, पेन, पेंसिल, इरेजर, ठीक है, एंड स्केल, ठीक है। उसके बाद ट्रांसपेरेंट पाउच होना चाहिए आपके पास। वो आप कोई क्वालिटी का, बहुत स्टैंडर्ड क्वालिटी का पाउच देखिए, जब कोई मीनिंग नहीं है तो वहां पे आपके पास ट्रांसपेरेंट पाउच होना चाहिए, क्योंकि चेकिंग होता है। अगर वो ट्रांसपेरेंट है तो चेकर को भी कोई दिक्कत होगा नहीं, चाहे वो 10th स्टैंडर्ड के बच्चे हो या फिर 12th स्टैंडर्ड के। इसमें ज्यादा शौक किसको होता है? गर्ल्स को शौकीन पाउच रखने का, या जो भी मटेरियल होते हैं उसके लिए। कोई एक सिंगल मेटल लेके जाना नहीं है यहाँ से, ठीक है। और जैसा कि सर ने आपको ऑलरेडी बता दिया है कि बिफोर हाफ आवर आपको वहां पे पहुंच जाना ही है। आधे घंटे पहले पहुंचोगे तो आपको नंबर ढूंढना, आपका ब्लॉक ढूंढना मुश्किल होता है, क्योंकि वहां पे बहुत सारे बच्चे रहते हैं। आपके पास के भी बच्चे रहेंगे, आपके भी स्कूल के बच्चे रहेंगे। तीसरी चीज, ना किसी टीचर से बहस करनी है वहां पे, ना किसी बच्चे से बहस करनी है। हो सकता है कि आप जिस टीचर से बहस किए वही आपके ब्लॉक में हो, या फिर आपने जिस बच्चे से झगड़ा किया वही आपके ब्लॉक में। तो ये भी आपको करना नहीं है। और ओवर कॉन्फिडेंस में नहीं जाना है कि मुझे सब आता है या मुझे कुछ नहीं आता। कुछ नहीं आता ये तो भूल जाना, क्योंकि सर ने बोला ना कि आप जब 100 आउट ऑफ 100 का माइंडसेट रखते हो तब आप 90 के नियरेस्ट पहुंचते हो। और जब कुछ नहीं आता दिमाग में रख लोगे तो फेल होना तय है, ठीक है। और अगर इंस्ट्रक्शन की बात करूं तो सब्जेक्ट वाइज की, साइंस वालों का मुझे बहुत खास आइडिया नहीं है, फिर भी जो भी आपका XYZ सब्जेक्ट है, मैथ्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो एंड इंग्लिश, हिंदी शायद होता है ना, हिंदी, ये 6 सब्जेक्ट है। और इन कॉमर्स, स्टैटिस्टिक, अकाउंट्स, इको, ओसी, एसपी, हिंदी एंड इंग्लिश, ये 7 सब्जेक्ट है। किसी भी सब्जेक्ट में आपको एक सिंगल क्वेश्चन लीव नहीं करना है। इवन सबसे इंपॉर्टेंट थिंग होगा MCQs। MCQs का क्या रूल है कि 20 मार्क्स का MCQs होता है, 20% का MCQs हो गया। कितने परसेंट का? आपने अगर 20% के MCQs में से एक MCQ छोड़ दिया तो आपका 1% वहां पे क्या हो गया? उस सब्जेक्ट का क्या हो गया? खत्म। तो अब आपका टोटल काउंटिंग होगा 99% से पर्टिकुलर सब्जेक्ट का। तो कोई MCQs नहीं छोड़ना है। और सबसे इंपॉर्टेंट थिंग क्या है कि बच्चे गलतियां क्या करते हैं, लगते हैं पेंसिल से उसे सर्कल कर रहे हैं। अगर आप फुल कॉन्फिडेंस हो कि हमारा ये MCQs का फर्स्ट का आंसर ये है, तो आप उसे डायरेक्ट आंसर शीट पे लिखो, उसमें कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आपका फुल कॉन्फिडेंस है कि ये आंसर क्या हमारा राइट है। और उसके बाद जो आता है सबसे पहले उसे कंप्लीट करो। फिर सेक्शन वाइज सारे क्वेश्चन अटेंड करना है। सेक्शन ए कर रहे हो तो पूरा सेक्शन ए, सेक्शन बी कर रहे हो तो पूरा सेक्शन बी, सेक्शन सी कर रहे हो मतलब जो सेक्शन आप स्टार्ट करो वो कंटिन्यू होना चाहिए। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कुछ भी आपको क्वेश्चन पेपर पर लिखना नहीं है। ये लोग कहते भी